आदर आदाब अभिनंदन, क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। माई सेल्फ विनीत पटोत और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आप सभी का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है पाई एंड बियॉन्ड क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो बेसिकली क्लास 11 से रिलेटेड होने वाला है और उसके अंदर हम कुछ फंक्शन के ग्राफ पढ़ेंगे जो हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन दे रखे। उन स्टैंडर्ड फंक्शन से रिलेटेड जितने भी ग्राफ और उनका जो रेंज और उनकी जो डोमेन है उनके बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए आज का हमारा सेशन। और उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी रिलेशन को फंक्शन कब कहते हैं या कोई भी रिलेशन जो है वो आपका फंक्शन कब कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर आपका कोई एक सेट ए दे रखा है और उस सेट के अंदर यहां पर 4 एलिमेंट है और यहां पर सेम एक दूसरा सेट दे रखा है और दूसरे सेट के अंदर भी कितने एलिमेंट है, यहां पर 4 एलिमेंट। तो किसी भी रिलेशन को आप फंक्शन तब कहेंगे जब कोई रिलेशन का जो पहला सेट है उस पहले सेट के सभी एलिमेंट जब दूसरे सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ में क्या होंगे, रिलेशन में होंगे। और साथ ही आपको बात यह ध्यान रखनी है कि ऐसा रिलेशन फंक्शन कहलाता है जब पहला सेट जो है वो पूरा के पूरा आपका क्या हो जाए, डोमेन हो जाए। और साथ में हर एलिमेंट की आपको सेट बी के अंदर जो इमेज मिलेगी वो इमेज जो होगी वो इमेज आपकी कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब कि सेट ए का सभी एलिमेंट, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ में रिलेशन में होने चाहिए। और जो रिलेशन में होंगे मतलब कि वो जो इमेज आएगी वो इमेज आपकी कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब कि ए सेट ए के सभी एलिमेंट किसी ना किसी वन एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ में क्या होंगे, आपके जुड़े होंगे। तो उसी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कहेंगे। मतलब कि यहां से एक बात क्लियर होती है कि जब भी कभी कोई रिलेशन फंक्शन होगा तो जो आपका फर्स्ट सेट है वो फर्स्ट सेट आपका पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, डोमेन। और फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेट बी के या सेट जो दूसरा है उसके एलिमेंट के साथ में रिलेशन में होते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, रेंज कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर देखें तो जो आपका f(1) है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, आपकी 1 आ रही है। मतलब क्या है कि जब हमने किसी फंक्शन के अंदर एज इनपुट 1 को डाला तब हमारा जो आउटपुट आया वो आउटपुट आपका क्या आया, 1 आया। तो मतलब क्या है कि फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिस मशीन के अंदर हम अगर कुछ इनपुट यहां से डालेंगे तो उस इनपुट को कहा जाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, हम सभी ने कोई ना कोई मशीन देख रखी है। जैसे कि बात करते हैं कोई जूस की कोई मशीन है, ठीक है, तो उस जूस के अंदर हम जो भी फ्रूट डालते हैं वो आपका क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और उस इनपुट को डालने के बाद में वो जो जूसर मशीन है वो आपको एज आउटपुट क्या निकाल करके देता है, उसी फ्रूट का क्या निकाल करके देता है, जूस निकाल करके देता है। तो वो जो आउटपुट है उसी आउटपुट को कहा जाता है क्या, रेंज। तो फंक्शन भी क्या है, एक प्रकार की मशीन जिसके अंदर हम कुछ इनपुट डालेंगे तो वो मशीन हमें क्या देगी, एक आउटपुट देगी। और फंक्शन के अंदर उसी इनपुट को कहा जाता है क्या, डोमेन। और जो आउटपुट हमें निकाल करके मिलता है उस आउटपुट को क्या बोलते हैं, हम रेंज बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का नाम क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन, तो मतलब क्या है कि अगर कोई एक फंक्शन f r से r के ऊपर डिफाइंड है, r से r का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है वो आपका कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो r से r पर अगर कोई फंक्शन आपका डिफाइंड है और fx इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है जिसमें x जो होता है वो आपका क्या है, इनपुट है। मतलब कि x की वैल्यू जैसे ही आप किसी फंक्शन के अंदर रखोगे तो आपको क्या निकाल करके देगा, फंक्शन एक आउटपुट निकाल करके देगा। और जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है उस फंक्शन में क्या होता है कि जो भी आप इनपुट डालते हो वही आपको एज क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। और हमें पता है कि जो fx होता है उसी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y से। तो मतलब क्या है कि जब हमको y की वैल्यू चाहिए तो आप x की वैल्यू को जो भी रखोगे वही वैल्यू आपको क्या मिलेगी, y। और आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हमने यहां पर इनपुट रखा वही हमें एज क्या मिल गया, आउटपुट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर f(1) रखा तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर भी क्या आएगा, 1। जैसे कि आपने f(2) रखा तो आपको आउटपुट भी क्या मिला, 2। अगर आपने f(c) रखा तो आउटपुट भी आपको क्या मिला, यहां पर
सी मिला। अगर आपने एफ ऑफ -2 रखा तो ये जो फंक्शन है वो आपको आउटपुट भी क्या देगा, -2 देगा। तो बस ऐसा फंक्शन जिसके अंदर जो इनपुट है वही एज आउटपुट मिल जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो यहां पर अगर हम इस फंक्शन की डोमेन की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, हम रेंज की बात करेंगे, तो आपका जो fx फंक्शन है वो क्या है, आपका x, और इसी को क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो बताओ डोमेन क्या होगा। तो डोमेन का मतलब क्या है कि आप x की कौन कौन सी वैल्यू जो है वो इस फंक्शन के अंदर रख सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप x की जगह पर -इनफाइनाइट से लगा करके इनफाइनाइट तक के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो इसके अंदर कैसी है, आपकी वैलिड है। और इनफाइनाइट को हम बांध नहीं सकते, तो जो इंटरवल लगेगा वो इंटरवल आपका कैसा लगेगा, ओपन इंटरवल। तो जो डोमेन हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, आपका -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या फिर इसे लिखा जाता है r। मतलब क्या है कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी इसके क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या है, जो आपका आउटपुट निकल करके आएगा, और आउटपुट क्या है, जो इनपुट रख रहे हो वही तो आपको एज ए क्या मिल रहा है, आउटपुट। तो जो आपकी रेंज हो जाएगी उस फंक्शन के लिए वो भी आपकी क्या हो जाएगी, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। मतलब कि जो डोमेन और रेंज आर है वो दोनों ही आपके कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये है एक्स नेगेटिव और ये है आपका वाई नेगेटिव। यहां पर आपका ओरिजिन है ये 1 2 3 एंड 4। ठीक उसी तरीके से -1 -2 -3, 1 2 3 एंड यहाँ पर 4, -1 -2 एंड -3। तो ग्राफ की अगर बात करें तो ये आपका डोमेन और ये है आपकी क्या, f ऑफ x, आपकी रेंज। ठीक है, आपको जब भी कभी ग्राफ बनाना है तो कुछ इस प्रकार से आपने ऑलरेडी ग्राफ जो है वो बना रखे। तो इनपुट के अंदर यदि आप 1 रखोगे तो एज आउटपुट जो f ऑफ x मिलेगा वो भी आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो 1 1 यहां पर आएगा कहीं पर। ठीक है, अगर आपने इनपुट 2 रखा तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, 2। तो अगर आपने 2 रखा तो आपको आउटपुट भी क्या मिला, यहां पर 2 मिला। ठीक उसी तरीके से अगर आपने इनपुट -1 रखा तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, -1। अगर आपने इनपुट 0 रखा तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, 0। तो 0 0 0 ये, और एक हो गया आपका कौन सा, -1 -1। अगर आपने -2 रखोगे तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा, -2। इसी तरीके से जो वैल्यू है वो आपका कुछ इस तरीके से जाएगी। और अगर हम इन सभी पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन, वो आपकी कहां से पास होगी, ओरिजिन से। कहां से पास होगी, ओरिजिन से। और मतलब कि अगर आप इस लाइन को अगर आप आइडेंटिटी नाम दोगे तो ये जो लाइन बनी वो आपकी किसकी लाइन बनी, y = x की। तो मतलब क्या है कि जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ आपका कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन। और ये जो लाइन पास हो रही है वो लाइन आपकी कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। क्यों, क्योंकि जो भी वैल्यू आप x की रखोगे वही वैल्यू आपको क्या मिलेगी, y की मिलेगी। इसलिए इसे कहा जाता है कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आई होप आप सभी को आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा फंक्शन है हमारा वो फंक्शन है कौन सा, कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन। क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन, तो आइए जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन f किसी रियल नंबर के सेट से, रियल नंबर के सेट पर क्या है, कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है कि fx जो है वो हमेशा ही आपका क्या आ रहा है, कोई एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। मतलब क्या है कि यहां पर आप x की जगह पर कुछ भी इनपुट डालो, ये मशीन जो फंक्शन वाली है वो आपको एज आउटपुट जो देगी वो हमेशा ही क्या देगी, एक कोई एक कांस्टेंट नंबर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दे रखा है fx = 3। तो मतलब क्या है, अगर आपने x की जगह पर 1 रखा तब भी ये मशीन आपको क्या दे रही है, 3। अगर आपने x की जगह पर 2 रखा तब भी ये मशीन आपको क्या देगी, 3। अगर आपने f की जगह पर c रखा तब भी ये मशीन आपको क्या देगी, 3। अगर आपने x की जगह पर -2 रखा तब भी ये मशीन आपको क्या दे रही है, 3। तो देखो यहां पर जो आपका इनपुट जो है वो बदलता जा रहा है लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, कोई एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। अगर आपको देखना हो तो y = किसका ग्राफ बन रहा है आपका, 3, क्योंकि fx को ही हम क्या बोलते हैं, y। तो जो रेंज आ रही है आपकी वो रेंज आपका क्या आ रहा है, एक कोई
सिंगल कांस्टेंट नंबर। और y इक्वल टू किसी कांस्टेंट का ग्राफ, आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा कि y इक्वल टू कांस्टेंट का जो ग्राफ बनता है बच्चों, वो किस प्रकार का बनता है, जल्दी बताइए कमेंट के अंदर। अगर हम इस फंक्शन की रेंज देखें और डोमेन देखें, तो डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो डोमेन होता है क्या इसका, आप इनपुट जो रखोगे वो इनपुट आप कुछ भी रख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो इनपुट अगर हम कुछ भी रख सकते हैं तो सभी रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से लगा करके इनफाइनाइट तक के बीच के सभी रियल नंबर जो है वो एज अ इनपुट आप इस फंक्शन के अंदर रख सकते हैं। लेकिन जिस रेंज की अगर हम बात करें तो बताओ रेंज क्या आएगा, इनपुट भले ही आप कुछ भी डालो, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, वो कांस्टेंट। तो जो आपकी रेंज हो जाएगी वो रेंज आपकी क्या हो जाएगी, वो जो कांस्टेंट नंबर दे रखा है वो। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स नेगेटिव, और ये हो गया कौन सा आपका वाई नेगेटिव। यहां पर आपका 1 2 3 -1 -2, ये हो जाएगा -1 -2 -3। ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट है 1 और यहां पर कोई पॉइंट है आपका कौन सा के, पॉइंट को ही ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहां पर वैल्यू है आपकी किसकी, एक्स की, और ये वैल्यू है किसकी आपकी, एफ ऑफ एक्स। तो एक्स की जगह पर इनपुट क्या डाला आपने 1, तो आपका जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट भी क्या आएगा के। अगर आपने एक्स की जगह पर 2 डाला तब भी आउटपुट क्या आ रहा है के, 3 रखोगे तब भी आउटपुट क्या आएगा के, जब हम 0 रखेंगे एक्स की जगह तब भी आउटपुट आपका कितना आएगा के, अगर आप -1 रखोगे तब भी आउटपुट आपका कितना आएगा के। तो अगर हम इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे तो बताओ 1 की वैल्यू रखने पर y क्या आ रहा है के, 2 की वैल्यू रखने पर तब भी क्या आएगा, आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉइंट कहां पर आएगा के पर, 3 रखने पर भी कितना आएगा, इसी तरीके से -1 रखोगे तब भी कितना आएगा के, -2 रखोगे तब भी कितना आएगा के, और 0 रखने पर भी वैल्यू क्या आ रही है इस फंक्शन की, के आ रही है। तो जब हम सब इन्हीं पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो जो एक ग्राफ बनेगा बच्चों, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन के अंदर बनेगा, और ये जो ग्राफ है वो आपका कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये चीज जो थी वो आपने ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर पढ़ रखी है कि y इक्वल टू किसी कांस्टेंट का ग्राफ जो होता है वो आपका एब्सिस आकर कैसा बनता है, पैरेलल बनता है बच्चों। तो y इक्वल टू कोई कांस्टेंट फंक्शन अगर आपको दे रखा है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डोमेन क्या होता है, तो आप इस फंक्शन के अंदर डोमेन जो है वो आप कोई भी रियल नंबर रखो लेकिन आउटपुट आपको क्या मिलेगा, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, इसलिए इस फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। रेंज क्या होगी, तो वही जो कांस्टेंट नंबर आपका आ रहा है वही आपकी क्या हो जाएगी, इसके अंदर रेंज हो जाती है बच्चों। तो आई होप आपको सेकेंड नंबर का जो फंक्शन था वो भी समझ में आया कि वो जो फंक्शन है वो कौन सा है, आपका कांस्टेंट फंक्शन। आगे बढ़ते हैं और थर्ड नंबर पर आता है कौन सा, आपका स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन बच्चों, ये जो फंक्शन है वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन का ही क्या है, पार्ट है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, तो अगर कोई फंक्शन fx जो है वो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a की पावर 4x4 प्लस इस तरीके से चलता हुआ अगर axn तक चलता है, मतलब कि ये जो फंक्शन है ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है इस फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। तो अगर कोई फंक्शन fx इक्वल टू आपको दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर, और ये जो फंक्शन डिफाइंड है वो किसी रियल नंबर के सेट से किसी दूसरे रियल नंबर के सेट पर डिफाइंड होता है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं, स्क्वायर फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलेंगे बच्चों, स्क्वायर फंक्शन। अगर इस फंक्शन के डोमेन की बात की जाए तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि यहां पर प्रेजेंट ये जो x है इस x की सभी पॉसिबल वैल्यू का जो सेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो बताओ यहां पर हम x की जगह पर क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है x की जगह पर आप -2 रखो, चाहे -3 रखो, चाहे -4 रखो, चाहे आप माइनस इनफाइनाइट तक का कोई भी नंबर रखो, साथ ही में अगर आप प्लस इनफाइनाइट तक के भी कोई भी नंबर रखोगे तब भी ये जो फंक्शन होगा वो फंक्शन आपका कैसा है, डिफाइंड है। तो जो डोमेन आ गया वो डोमेन आपका क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट।
ठीक है। अगर हम बात करेंगे किसकी, रेंज की, कि x की वैल्यू रखने पर आपको ये जो फंक्शन x स्क्वायर है वो आपको क्या वैल्यू दे रहा है। तो बताओ बच्चों, जब भी कभी कोई स्क्वायर फंक्शन होगा तो बताओ स्क्वायर का काम क्या है कि ये नंबर कभी भी जैसा भी आएगा लेकिन कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो रेंज की बात करेंगे, रेंज का मतलब क्या होता है, y मैक्सिमम और y मिनिमम। तो बच्चों बताओ y मैक्सिमम जो है वो क्या आएगा, तो आप x की जगह पर जब आप x मैक्सिमम रखोगे तो वो आपको क्या वैल्यू देगा, y मैक्सिमम। तो x की जगह पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कौन सी वैल्यू रख सकते हो, इनफाइनाइट। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। और y मिनिमम की अगर आप बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने फॉर एग्जांपल x की जगह पर -2 रख दिया, ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर, तो -2 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 4। अगर फॉर एग्जांपल आपने x की जगह पर माइनस का इंफिनिट रख दिया तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपको वापस से क्या करके दे रहा है, स्क्वायर करके देगा। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, इनफिनिट का स्क्वायर। तो बच्चों बताओ, कभी भी इस फंक्शन के अंदर यदि आपने कोई नेगेटिव वैल्यू रखी तो बताओ कभी भी आपके पास में कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी क्या, नहीं आएगी। मतलब कि इसके अंदर जो आप मिनिमम से मिनिमम वैल्यू फाइंड कर पाओगे वो केवल क्या होगी, आपकी 0। ठीक है, तो अगर आपने यहां पर x इक्वल टू 0 रखा तो यहां से आपको y की जो सबसे कम वैल्यू मिलेगी वो कम वैल्यू कितनी मिल सकती है, 0 मिल सकती है। तो y मिनिमम जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 0। तो जो रेंज हो जाएगी वो रेंज आपकी कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से लगा करके इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को आप बांध नहीं सकते, तो कैसा इंटरवल, ओपन इंटरवल। क्या आपकी y की वैल्यू 0 हो रही है क्या, यस। किस पर हो रही है, 0 पे। तो 0 अगर आपके आंसर का पार्ट है तो आपका यहां पर जो इंटरवल लगेगा वो इंटरवल आपका कैसा लगेगा, क्लोज्ड। मतलब कि 0 भी आपका कैसा है, इंक्लूडेड है। तो आपका जो डोमेन हो गया वो डोमेन आपका क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और जो रेंज हो गई वो रेंज आपकी क्या होगी, 0 से लगा करके क्या, इनफाइनाइट। बच्चों अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो आपको यहां पर आना चाहिए ग्राफ। तो देखो यहां पर 0, ये हो गया आपका x एक्सिस, y एक्सिस x डैश, एंड ये हो गया आपका कौन सा, y डैश। यहां पर हो गया आपका 0, इधर हो गया आपका 1, यहां पर हो गया 2, इधर हो गया आपका 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3 एंड हो गया यहां पर 4। बताओ इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपका x और ये वैल्यू किसकी दे रहा है, f ऑफ x की। ठीक है, तो x की जगह पर अगर मैं 0 रखूंगा तो बता fx क्या आ जाएगा आपके पास में, 0, क्योंकि फंक्शन क्या है आपका x स्क्वायर। अगर आपने x की जगह पे 1 रखा तो f ऑफ x कितना आ गया, 1। x की जगह अगर मैं 2 रखूं तो f ऑफ x कितना आएगा, 4। x की जगह पर मैं अगर -2 रखूंगा तब भी आपका जो f ऑफ x आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं x की जगह पर यहां पर क्या रख दूं, -3, तो बताओ इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, प्लस का 9 आएगी। ठीक है, तो अब इन सभी पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करूं तो 0,0 वाला पॉइंट ये हो गया, 1,1 वाला पॉइंट ये हो गया। अगर मैंने इसके अंदर -1 रखा होता तब भी वो वैल्यू क्या देता आपको, 1। जब अगर 2 रखेंगे तो बता 2 पर वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर आपकी 4 आएगी। ठीक है, ठीक उसी तरीके से -2 रखूंगा तब भी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, -4। 3 रखने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, 9। और -3 रखने पर भी वैल्यू कितनी आती है, 9। अगर मैं इन सभी पॉइंट को मिलाऊंगा तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। जो ग्राफ यहां पर बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अगर आप सही मेजरमेंट लेकर के बनाओगे तो ये जो ग्राफ बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से शेप बनेगा। और इसका जो ग्राफ है, इस ग्राफ के जो शेप है, इस शेप को बोला जाता है क्या, पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। ठीक है बच्चों, तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का है। आप अगर देखोगे इस ग्राफ को तो देखो ये ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ इस तरीके से ओपन है और ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। मतलब कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है देखो वो किस पॉइंट पर आ रही है आपकी, 0। तो देखो यहां से आपको ग्राफ देख करके भी रेंज का पता लग जाएगा कि जो इसकी रेंज है वो रेंज कितनी है, 0 से लगा करके इनफाइनाइट। जैसे कि इस ग्राफ को देखो, ये जो ग्राफ है वो इस दोनों ही डायरेक्शन में इस तरीके से जितना भी चाहे आप बढ़ा सकते हो। तो जो आपका डोमेन है वो डोमेन तो आपका क्या आ रहा है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्योंकि x की इनफाइनाइट वैल्यू,
एक्स की माइनस इनफाइनाइट वैल्यू, तो डोमेन क्या हो गया आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। लेकिन जो वैल्यू आपकी वाई की आ रही है, बताइए जो ग्राफ है वो हर जगह आपका कैसा है, इस तरीके से कांस्टेंट चल रहा है, इसलिए इस ग्राफ फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, कांस्टेंट। और रेंज क्या आ रही है इसकी, के कांस्टेंट। यहां पर देखो आप जो ग्राफ बनाया हमने इसका, देखो x की कितनी वैल्यू, तो x जो है वो आप कितना भी रखते जाओ इस साइड और इस साइड, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की सभी वैल्यूज जो है वो इस ग्राफ के अंदर डिफाइंड है। मतलब कि डोमेन तो क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और y की भी वैल्यू देखोगे तो देखो ये ऊपर की तरफ भी इनफाइनाइट जा रहा है और नीचे की तरफ भी इनफाइनाइट, मतलब कि इसकी जो रेंज है वो रेंज भी आपकी क्या है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। देखो यहाँ पर अपन ने रेंज भी लिख रखा है, ठीक है। तो आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ को देख करके भी ये बता सकते हो कि उसका डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। तो जो आपका स्क्वायर फंक्शन है उस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का शेप कैसा बनेगा, पैराबोला। डोमेन क्या है, तो x की सभी वैल्यूज रख सकते हैं, तो r हो गया आपका रियल नंबर, और जो रेंज है वो रेंज आपकी कैसी हो जाएगी, जीरो से लगा करके कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो बच्चों ये जो था फंक्शन वो कौन सा था, स्क्वायर फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो फंक्शन है वो फंक्शन है आपका कौन सा, क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, कोई एक्स क्यूब ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो डोमेन आप क्या बोलोगे, एक्स की वैल्यू, और एक्स आप इस जगह पर कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कि सभी रियल नंबर जो होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से लगा करके इनफाइनाइट की वैल्यू सभी आपकी क्या आ जाएंगी, डोमेन। और रेंज की अगर आप बात करोगे तो बताओ ये आपकी पावर जो है वो पावर आपकी कैसी है, ओड। तो ओड पावर जो होती है वो बेस अगर नेगेटिव होगा तो उसको कैसा रखेगा, नेगेटिव। तो आपका ये जो फंक्शन है इसकी जो रेंज आएगी वो रेंज भी आपकी क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ही रहेगी, क्योंकि इसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो और पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है। इसलिए इसका जो डोमेन हो गया वो डोमेन भी क्या हो जाएगा, आर, और रेंज जो है वो रेंज भी आपकी क्या हो जाएगी, आर। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ अगर बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, उसका शेप जो है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा ग्राफ, यहां से जीरो की तरफ, और इस तरीके से वो कैसे जाएगा आपका नेगेटिव की तरफ, एक्स वाई एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है इस ग्राफ के अंदर जब आप x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो ये वैल्यू कैसी जाएगी आपकी, नेगेटिव साइड में, और x अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो x आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इस प्रकार का कर्व देखने को मिलता है किसका, आपको x एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का। तो यहां पर जो रेंज हो जाएगी वो रेंज हो जाएगी क्या आपकी, माइनस इनफाइनाइट से लगा करके इनफाइनाइट के बीच में। तो बच्चों ये था हमारा कौन सा, पॉलिनोमियल का ही कौन सा फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, और नेक्स्ट जो फंक्शन है वो फंक्शन है आपका कौन सा, यहां पर है आपका रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आप रखोगे उसका रेसिप्रोकल आपको मिलेगा। तो बताओ अगर आपने एफ एक्स की जगह पर एक्स ही रख दिया तो आपका जो फंक्शन है वो बिहेव कैसे करेगा, 1/x की तरह, ठीक है। अब बच्चों देखो यहां पर आपको डोमेन बताना है कि आप यहां पर क्या क्या रख सकते हो। तो बच्चों हम सभी को पता है मैथमेटिक्स के अंदर कि डिनोमिनेटर जो है ये डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, मतलब कि जो आपका x है ये कभी भी आपका कैसा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब कि x के अंदर आप सभी रियल नंबर रख सकते हो लेकिन क्या नहीं रख सकते हो, जीरो नहीं रख सकते। तो इसलिए जो इसका डोमेन आएगा वो डोमेन आपका क्या आएगा, r माइनस जीरो। बच्चों बताओ अगर आप यहां पर जीरो नहीं रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको सभी नंबर मिलेंगे, और सभी नंबर अगर आपको मिल सकते हैं एज अ रेंज तो आपका जो रेंज आएगी वो रेंज भी आपको क्या मिलेगी, r माइनस जीरो। तो बच्चों ये थी आपकी रेंज किसकी, रेसिप्रोकल फंक्शन की, और डोमेन जो थे वो भी क्या आपका था, r माइनस जीरो। तो यहां पर आपका कौन सा फंक्शन कंप्लीट होता है, रेसिप्रोकल फंक्शन। अगर इस फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है। ये हो गया आपका कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका कौन सा, वाई एक्सिस, ठीक है। बच्चों देखो x जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, और x जो है वो अगर जीरो नहीं होगा तो आपका जो y है वो y भी कभी जीरो नहीं होगा। तो ये जो ग्राफ आपको दिखेगा वो y एक्सिस और x एक्सिस को एकदम नजदीक जाता हुआ दिखेगा, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगा, ठीक है। एकदम ये कुछ टेंड कर रहा है जीरो की तरफ लेकिन कभी भी जीरो होगा नहीं, ठीक है।
ये केवल अप्रोच करेगा जीरो की तरफ, लेकिन कभी भी ये जीरो नहीं होगा। तो जो आपका एफ एक्स इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसका जो डोमेन हो गया वो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, r माइनस जीरो। जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, और जब आप वहां पर जीरो रखोगे नहीं तो आप यहां पर 1 बहुत बड़ा नंबर रख दो, ठीक है। यहां पर आप क्या करो, 1 के अपॉन में बहुत बड़ा नंबर रख दो। तो अगर 1 को कोई बहुत बड़ा नंबर डिवाइड करेगा तो वो आंसर आपका जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन कभी भी जीरो होगा नहीं। इस वजह से जो इसकी रेंज निकल करके आएगी वो भी क्या आएगी, r माइनस जीरो। मतलब कि कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकता, आपका जीरो नहीं हो सकता। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो क्या है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट जीरो है नहीं बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले फंक्शन की तरफ, और जो अगला फंक्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, और इस फंक्शन को कहा जाता है मॉडुलस फंक्शन। बच्चों अब जो बचे हुए जो 3 फंक्शन है वो आपके सिलेबस के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके अंदर से फर्स्ट है कौन सा, आपका मॉडुलस फंक्शन, या फिर इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको क्या यहां पर, मॉड एक्स, ठीक है बच्चों। तो जो मॉड फंक्शन होता है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है, उसकी खासियत क्या है, उसकी विशेषता क्या है कि मॉड फंक्शन जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से ओपन होता है, दो तरीके से, ठीक है। दो तरीके से कैसे, कि अगर आप यहां पर x की जो वैल्यू है, x अगर आपका कैसा हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए। लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि x की जगह पर अगर आप कोई नेगेटिव नंबर रखते हो, तो ये जो मोड है, इस मोड का काम क्या है कि ये जब आपस में से बाहर निकाल करके देगा, जो भी नंबर आप इसके अंदर रखोगे वो उस नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। क्या कर देता है उसको, पॉजिटिव। मतलब क्या है कि अगर आपने यहां पर मॉड x की जगह पर आपने 2 रख दिया x की जगह, तो ये जो मॉड फंक्शन है आपको वैल्यू भी क्या देगा, 2। अगर आपने x की जगह पर माइनस का 2 रख दिया, तब भी ये वैल्यू आपको क्या देगा, 2 ही देगा। मतलब कि इस मोड के अंदर आने वाला जो भी नंबर होगा वो जब भी आपको एज अ आउटपुट मिलेगा, तो वो एज अ आउटपुट आपको हमेशा कौन सा नंबर मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है। जैसे कि अगर आपने यहां पर 0 रख दिया तो बाहर भी आपको क्या मिला, 0। अगर आपने यहां पर 0.5 माइनस का रख दिया, तब आपको जो बाहर मिलेगा वो बाहर क्या मिलेगा, 0.5 पॉजिटिव में मिलेगा। तो मॉड फंक्शन का काम क्या है, आप इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू रखो, ये आपको हमेशा उस वैल्यू का पॉजिटिव नंबर ही जो होगा वो देगा। तो अब देखो यहां पर किस तरीके से बिहेव करता है। तो x की वैल्यू अगर आप नेगेटिव रखते हो, मतलब कि आपका जो x है वो अगर ऑलरेडी कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका कौन सा है, x है, और x आपका कोई नंबर -2 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो बताओ इस मोड का काम क्या है, उस -2 को क्या करना, प्लस करना, पॉजिटिव करना। तो बताओ इस x के अंदर मैं ऐसा कौन सा साइन मल्टीप्लाई करूं कि ये ऑलरेडी नेगेटिव जो है वो आपका क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो अगर मैं इस पूरे x को अगर नेगेटिव साइन से प्लस कर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपका जो x पहले से जो नेगेटिव है वो इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर के आपको क्या दे देगा, पॉजिटिव। जैसे कि देखना यहां पर ये आपका क्या है, माइनस का 12 दे रखा है कुछ इस प्रकार से। अब इसको मुझे पॉजिटिव करना है, तो मोड फंक्शन क्या चाहता है कि इसको क्या करे, वो पॉजिटिव करे। तो बताओ इस -12 के साथ क्या हो कि ये जो माइनस का जो 12 है वो वापस से कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस इंटू माइनस आपका कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो बस मोड फंक्शन भी कुछ इसी प्रकार से वर्क करता है कि इस x की जगह पर अगर आपने कोई लेस देन जीरो मतलब कि कोई नेगेटिव नंबर डाला, तो ये जो मोड x ओपन होगा तो किस प्रकार से ओपन होता है, -x। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, तो यही मोड x जो है वो किस प्रकार से ओपन होगा, आपके पॉजिटिव x। जैसे कि कैसे यहां पर, जैसे यहां पर 2 रखा था, तो ये जो 2 था वही आपको क्या मिल गया, एज अ आउटपुट मिल गया। तो इस प्रकार से मोड फंक्शन जो है वो क्या करता है, आपका वर्क करता है। अगर हम इसके डोमेन की बात करें कि बताओ x की जगह पर आप क्या क्या रख सकते हो, तो बताओ x की जगह पर आप कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो। क्या हम x की जगह 0 रख सकते हैं क्या, यस रख सकते हैं। क्या हम x की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं क्या, यस रख सकते हैं। क्या हम x की जगह पर कोई भी नेगेटिव नंबर रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं। तो जो इसका डोमेन हो जाएगा वो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, सभी रियल नंबर। अगर हम बात करें आपको किसकी,
रेंज की। तो बताओ जो आपका ये फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन, वो आपको एज आउटपुट क्या दे रहा है? तो आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखो, ये हमेशा आपको क्या देगा? या तो 0 दे सकता है या 0 से सभी बड़ी नंबर। तो यहां पर आपका जो रेंज हो जाएगा वो रेंज आपकी क्या हो जाएगी? 0 से लगा करके इनफाइनाइट। और 0 भी आ रहा है मतलब कि 0 आपका कौन से इंटरवल के अंदर आएगा? क्लोज्ड। और इनफाइनाइट को आप बांध नहीं सकते, इसलिए आपका कैसा हो जाएगा? ओपन इंटरवल। अगर हम इस फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई डैश। ठीक है, यहां पर ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ठीक है, एक्स एफ ऑफ एक्स। आपको क्या करना है? इस तरीके से टेबल बना करके ही ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, अगर आप x की जगह पे 1 रखोगे तो बताओ एफ ऑफ एक्स जो मॉड x है वो आपको वैल्यू क्या देगा? 1 ही देगा। अगर आप x की जगह पर -1 रखोगे तो भी ये क्या देगा आपको? 1। अगर आपने x की जगह पे -2 रखा तब भी वैल्यू क्या आएगी? 2। अगर आपने 2 रखोगे तब भी वैल्यू क्या देगा? 2। और अगर आप 0 रखोगे तब वैल्यू आपकी क्या आएगी? 0 आएगी। तो अगर इन सभी पॉइंट को मैं यहाँ पर प्लॉट करूं तो बताओ 1 रखने पर क्या आ रहा है? 1। और -1 रखने पर भी क्या आ रहा है? -1। 0 रखने पर क्या आ रहा है? 0। 2 रखने पर क्या आएगा? यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, माइनस का 2 रखूंगा तब क्या आएगा मेरे पास में? तब भी मेरे पास में क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, माइनस का प्लस का 3 रखूंगा तब क्या आएगा? प्लस का 3 है। और माइनस का 3 अगर रख दिया तब भी मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? 3 आएगी। अगर मैं इन सभी पॉइंट को कुछ इस तरीके से मिलाता हूं तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ आपका कैसा बना? वी शेप। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो आप x की कोई भी वैल्यू रखते जाओ प्लस इनफाइनाइट से लगा करके माइनस इनफाइनाइट के बीच में, तब आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है? डिफाइंड। तो जो इसका डोमेन हो जाएगा वो डोमेन आपका क्या हो जाएगा? सभी रियल नंबर। और रेंज की अगर आप बात करोगे तो देखो y मिनिमम कहां पर आ रहा है? 0 पे। और y मैक्सिमम जो है वो कहां आ रहा है? कहीं तक जा सकता है। मतलब ग्राफ जो ऊपर से क्या है? इस तरीके से ओपन है। तो जो आपकी रेंज आई वो रेंज आपकी कहां से कहां तक आई? 0 से लगा करके इनफाइनाइट। और 0 आ रही है क्या? यस आ रही है। तो जब वो 0 आ रही है तो आपका जो इंटरवल लगेगा वो इंटरवल कैसा लगेगा? इस तरीके से क्लोज्ड लगेगा। तो ये जो ग्राफ था वो ग्राफ किसका था? आपका मॉड फंक्शन का। और इसे एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इसके अंदर नेगेटिव रखोगे तब भी आपको कैसी देता है? पॉजिटिव वैल्यू एज आउटपुट निकाल करके देता है। इसलिए आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है। इस वजह से इस फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो फंक्शन है वो कुछ हमें इस प्रकार से दे रखा है और उसका नाम है आपका कौन सा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, या फिर इसे कहा जाता है बॉक्स फंक्शन। इसे कहा जाता है बॉक्स फंक्शन। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस प्रकार से, fx इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। मतलब क्या है इसका? कि अगर आप इस बॉक्स के अंदर कोई भी नंबर रख सकते हो। ठीक है, x की जगह पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आप कोई भी नंबर रखो, लेकिन ये मशीन कुछ इस प्रकार से काम करती है कि आपने इसके अंदर कोई भी नंबर डाला, लेकिन ये जब बाहर निकालेगी तो केवल और केवल क्या निकालेगी? इंटीजर निकालेगी। क्या निकालेगी? इंटीजर। तो अगर आप इसको समझोगे तो आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो मतलब क्या है कि जो इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा वो आपके पास में क्या आ जाएंगे? सभी रियल नंबर। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक के सभी रियल नंबर जो रखोगे वो आप यहां पर रख सकते हो। और जो रेंज आएगी इसकी, वो रेंज क्या आएगी? बताओ इसका काम क्या है? इनपुट आप कुछ भी डालो भैया, ये काम क्या करेगा? आउटपुट आपको केवल और केवल क्या देगा? इंटीजर देगा। तो इसका जो रेंज हो गया वो रेंज आपका क्या हो गए? सभी इंटीजर। और एक काम कैसे करता है? तो देखो यहां पर कोई फंक्शन आपको बॉक्स ऑफ x दे रखा है और x जो है वो आपका कैसा है? 2 है। तो जब वो बॉक्स के अंदर 2 आएगा तो ये आपको इनपुट आपने 2 रखा तो आउटपुट भी आपको क्या मिल जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि 2 एक आपका कैसा है? इंटीजर। जैसे कि अगर आपने यहां पर 2.5 रखा,
ठीक है, तो ये आपको इनपुट आपने 2.5 रखा, तो ये आपको आउटपुट क्या देगा, 2 देगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर माइनस का 2 रखा, बॉक्स ऑफ -2, तो -2 भी आपका एक इंटीजर है, तो इंटीजर है तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट भी क्या मिलेगा, इंटीजर, और इंटीजर भी आपका क्या हो जाएगा, -2। अगर आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कुछ -2.5 रखा, तो ये आपको आउटपुट जो देगा वो आउटपुट क्या देगा, -3 देगा। अब ये दे कैसे रहा है, क्या हो रहा है इस फंक्शन के अंदर, आइए जानते हैं यहाँ पर नंबर लाइन बना करके कि ये आपका 2 है, ये आपका क्या है, 3। जब मैंने 2 इनपुट रखा तो 2 एक इंटीजर होने की वजह से आपको जो आउटपुट मिला वो आउटपुट भी आपको क्या मिला, 2। जब आपने -2 रखा तो -2 इंटीजर हुआ, तो इस वजह से आउटपुट जो मिला वो आपको क्या मिल गया, वही सेम इंटीजर। लेकिन जब आपने यहां पर 2.5 रखा, बताओ क्या 2.5 एक इंटीजर होता है क्या, नहीं। तो इस फंक्शन का काम क्या है, आप चाहे इनपुट जो भी डालो, मैं आपको जो आउटपुट दूंगा वो क्या दूंगा, इंटीजर दूंगा। तो आपको क्या करता है, जब आपने 2.5 डाला तो ये एज आउटपुट इंटीजर देने के लिए क्या करेगा कि इसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट वाला इंटीजर आपको एज आउटपुट देता है। ठीक है, देखो अगर आपने यहां पर 2 पॉइंट डाला है ना 2.5, तो 2.5 जैसे ही रखा तो ये क्या देखेगा, अपनी लेफ्ट साइड देखेगा, और लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर है उन सभी को देखता है। तो इसके लेफ्ट साइड के अंदर कौन कौन से इंटीजर है, एक तो हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 1, फिर 0, -1, -2, इस तरीके से माइनस इंफिनिट तक के सभी इंटीजर जो है वो इस 2.5 के कहां पर आते हैं, लेफ्ट में। लेकिन उन सभी लेफ्ट वाले इंटीजर में से जो सबसे बड़ा वाला इंटीजर होता है वही इसका क्या निकल करके आएगा, आपका आंसर निकल करके आएगा। इसीलिए इस फंक्शन को जो कहते हैं वो क्या बोला जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस ग्रेटेस्ट का मतलब ही क्या है कि अगर आपने यहां पर कोई डेसिमल नंबर रखा तो वो जस्ट उसके इमीडिएट लेफ्ट वाला जो सबसे बड़ा इंटीजर होता है वही उसका क्या होगा, आउटपुट होगा। जैसे कि देखो यहां पर ये आपका -2, ये आपका -1, ये आपका क्या, -3। तो मतलब क्या है कि अगर आपने 2.5 रखा माइनस का, तो 2.5 यहां पर कहीं पर आएगा, तो इसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट वाला जो इंटीजर होगा वो लेफ्ट वाला इंटीजर क्या है, -3। तो जो बॉक्स ऑफ माइनस का 2.5 होता है वो आपके किसके बराबर होगा, -3 से। तो मतलब कि अगर कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू दे रखा है क्या आपको, बॉक्स ऑफ x, ठीक है, और x जो है वो आपका कैसा है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन कितना है, 1। मतलब कि 0 से 1 के बीच के लिए जो आपका नंबर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 के लिए ये जो फंक्शन है वो हमेशा आपको आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। और ठीक उसी तरीके से अगर आपका जो फंक्शन है, वैल्यू है x की, वो 1 या 1 से बड़ी और लेस देन अगर 2 है, तो ये जो बॉक्स फंक्शन है ये आपको जो वैल्यू देगा वो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे 1 और यहां पर आपका 2, इसके बीच के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं, तो 1 से बड़ा या 1 जब आप इस बॉक्स के अंदर रखोगे तो ये जो वैल्यू देगा वो जस्ट उसके इमीडिएट लेफ्ट वाला नंबर देगा। तो बताओ अगर आपने यहां वाला कोई नंबर रख दिया जैसे कि 1.98999 इस तरीके से कोई नंबर है, तो उसका इमीडिएट लेफ्ट वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो आपका क्या है, 1। तो उसका जो आंसर आता है वो आंसर क्या आएगा, आपका 1। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो क्या होता है। अगर इसका ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जैसे कि आपका है y, ये है x, ये हो जाएगा आपका y डैश, और यहां पर आपका कौन सा, x डैश। ठीक है, ये हो जाएगा 0, यहां पर है 1 2 3 -1, सॉरी 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। बताओ अगर 0 से लगा करके अगर 1 तक के बीच का कोई भी नंबर रखोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा आपके पास में, 0। लेकिन जैसे ही आपका जो x है वो 1 होगा, वैसे ही ये जो ग्राफ है वो आपका कहां चला जाएगा, 1 पे। और 1 से लगा करके 2 तक के बीच के लिए सभी वैल्यू के लिए बताओ आपकी जो वैल्यू निकल करके आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा आपका, 1। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 2 हुई वैसे ही आपका जो ग्राफ है वो ब्रेक होकर के कहां चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। और फिर 2 से लगा करके 3 तक के बीच की सभी वैल्यू के लिए
ये जो फंक्शन है वो आपको क्या वैल्यू देगा, 2 देगा। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू आपने इनपुट 3 किया तो 3 एक इंटीजर है, तो जो ग्राफ है वो आपका ब्रेक होकर के कहां चला जाएगा, इस तरीके से ऊपर। और यहां पर देखो जैसे ही वैल्यू आप 1 से लगा करके 2 के बीच में रख रहे हो तब तक तो आपको वैल्यू क्या मिल रही थी, 1। लेकिन जैसे ही 2 हुई वैसे ही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2 पर चली जाएगी वाई एक्सिस पर। तो यहां पर आपको 1 की जगह पे यहां पर आपको इंटरवल लगाना पड़ेगा, कैसा, इस प्रकार का ओपन सर्कल। इस ओपन सर्कल का मतलब क्या है कि जब आपने x 1 से लगा करके 2 के बीच में रखा है और 2 जैसे ही हो रहा है तो इस 2 पर ग्राफ यहां पर ना होकर के कहां पर पहुंच गया, यहां पर, इस तरीके से। तो 3 होते होते ग्राफ जो है वो ब्रेक होकर के कहां चला गया, ऊपर। तो इस वजह से आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से कैसे बनेंगे, सर्कल ओपन। इस ओपन सर्कल का मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ जो है वो यहां पर प्रेजेंट नहीं है, कहां पर प्रेजेंट है, यहां पर। ठीक उसी तरीके से जब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर भी ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यहां से उसके बाद में -1 से -2 के बीच में ग्राफ यहां पर बनेगा, और -2 से -3 के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कहां पर बनेगा, कुछ इस प्रकार से। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ आपको कुछ स्टेप्स जैसा दिख रहा है, ठीक है। इसलिए इस फंक्शन को कहा जाता है स्टेप फंक्शन भी अपन बोलते हैं। तो इस फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बोलते हैं, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर, बॉक्स के अंदर आप कोई भी नंबर रखो, ये आपको आउटपुट क्या देगा, हमेशा एक इंटीजर ही निकाल करके देगा। और इंटीजर भी कौन सा, जस्ट उसके इमीडिएट लेफ्ट वाला और सबसे बड़े वाला। इस वजह से इस फंक्शन का नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और लास्ट फंक्शन जो है वो है हमारा कौन सा, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से बिहेव करता है। fx इक्वल टू, अगर आपने x की जगह पर ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू कोई भी रखी, कौन सी वैल्यू, ग्रेटर देन 0 पर आपने x जो है वो अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन एज आउटपुट जो देगा वो एज आउटपुट आपको क्या देगा, 1। अगर आपने x की जगह पर 0 रखा तो आउटपुट भी आपका क्या आएगा, 0। और x अगर आपका कैसा होगा, लेस देन 0 होगा तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो वैल्यू क्या मिलेगी, -1। मतलब कि x की जगह पर आप 10 रखो, इनफिनिट रखो, माइनस इनफिनिट रखो, अगर आपने सभी नंबर x जो है वो 0 से बड़े होंगे तो उन सभी के लिए आपका जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अगर x 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन भी कैसा हो जाएगा, 0। और x की वैल्यू यदि माइनस नंबर वाले आ गए या 0 से छोटे आ गए तो सभी 0 से छोटे वाले के लिए वैल्यू आपकी क्या देगा, -1। तो बताओ इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन आपके पास में क्या आएगा, तो x की आप कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो आप इसमें रख सकते हो, तो सभी रियल नंबर। रेंज की अगर बात करेंगे तो बताओ रेंज क्या है, सभी पॉजिटिव नंबर के लिए आपके पास में वैल्यू क्या आ रही है, 1। 0 के लिए वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में, 0। और जो आप नेगेटिव नंबर रखोगे तो नेगेटिव नंबर के लिए वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो जो इसकी रेंज हो जाएगी वो रेंज क्या हो जाएगी, -1, 0 एंड 1। तो बच्चों ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन को क्या कहा जाता है, सिग्नम फंक्शन। और इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3 इस तरीके से, इनफाइनाइट, -1 -2 -3 इनफाइनाइट, 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। अगर x की वैल्यू आप पॉजिटिव रखो, ठीक है, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो या माइनस इनफिनिट कुछ भी रखो, ये जो वैल्यू देगा वो वैल्यू आपको क्या देगा, हमेशा इस तरीके से वैल्यू। बताओ अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बताओ क्या यहां पर ग्राफ प्रेजेंट होगा क्या, नहीं। और ग्राफ यहां पर प्रेजेंट नहीं है मतलब कि यहां पर जो इंटरवल जो सर्कल बनाओगे वो कैसा सर्कल बनेगा, ओपन सर्कल। और इस ओपन सर्कल का मतलब क्या है, यहां पर ग्राफ नहीं है। तो वो जैसे ही वैल्यू x की 0 हुई, बताओ फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है आपको, 0 दे रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, 0। और जब हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी, और ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और यहां पर भी जो सर्कल बनेगा वो सर्कल आपका कैसा बनेगा, ओपन सर्कल। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर ये x है और ये क्या है आपका f ऑफ x, और यहां पर है वैल्यू किसकी, आपकी इमेज की, f ऑफ x की वैल्यू, ठीक है। x की जगह पर इनपुट आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रखो, वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 1। x जैसे ही 0 हुआ y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। और x अगर आपका नेगेटिव होगा तो वैल्यू आपकी क्या दे रहा है, -1। तो 0 के ऊपर ये जो ग्राफ है ना वो आपका कंटिन्यूअस नहीं है, यहां पर कैसा हो रहा है, वो ग्राफ आपका टूट करके 0 पर जा रहा है। इस वजह से इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, और इस फंक्शन को कहा जाता है क्या, सिग्नम फंक्शन। तो आज की क्लास के अंदर हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े
आइए उन सभी का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि यहां पर हम लिखेंगे क्या, फंक्शन, यहां पर आएगा उसका क्या, डोमेन, और यहां पर आएगी क्या, उसकी रेंज। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन हमने पढ़ा था वो फंक्शन कौन सा पढ़ा था हमने, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या था, सभी रियल नंबर। ठीक है, और उसकी जो रेंज आई थी वो भी रेंज क्या आई थी आपकी, सभी रियल नंबर। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने इनपुट डाला वही हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा था कौन सा फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन था ये, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन के अंदर भी क्या था कि आप आउटपुट इनपुट जो है वो आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन आउटपुट जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, वो जो कांस्टेंट है वही मिलेगा। थर्ड नंबर पर हमने पढ़ा था कौन सा फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन के अंदर क्या होगा कि आप x की जगह पर कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन आउटपुट जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और नेगेटिव नहीं होगा मतलब कि आपका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा, जीरो से लगा करके इनफाइनाइट। फोर्थ नंबर पर हमने कौन सा पढ़ा था, क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन के अंदर भी क्या था कि आप कोई भी रियल नंबर डालो तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, आपको कोई भी रियल नंबर जो है वो मिल सकता है। फिफ्थ नंबर पर हमने पढ़ा था कौन सा फंक्शन, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जो फंक्शन था उसके अंदर क्या था कि आप आर मतलब कि जो डोमेन है वो डोमेन आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो जो डोमेन आया वो डोमेन क्या आया, आर माइनस जीरो। और जो रेंज आएगी वो रेंज भी आपकी कैसी आएगी, आर माइनस जीरो। क्यों, क्योंकि जब भी कभी आप डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी नंबर रखोगे, अगर जीरो नहीं रखा तो बताओ क्या वो नंबर जो है वो कभी भी जीरो होगा, क्या नहीं होगा। तो डोमेन और रेंज दोनों ही इसकी कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। सिक्स्थ नंबर के अंदर हमने पढ़ा था एक फंक्शन कौन सा, एक था आपका यहां पर हो गया मॉड्यूलस फंक्शन। और मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर क्या था, जो डोमेन था वो सभी रियल नंबर थे, लेकिन जो रेंज आई वो रेंज आपकी कहां से कहां तक आई, जीरो से लगा करके इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि मोड का काम क्या है कि अगर आपने इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखी, ये हमेशा उस वैल्यू का पॉजिटिव नंबर ही जो होगा वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा। सेवंथ नंबर पर हमने पढ़ा कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या बॉक्स फंक्शन। बॉक्स फंक्शन के अंदर मतलब क्या होता है कि कोई भी रियल नंबर डालो, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, कोई एक इंटीजर ही मिलेगा। और 8th नंबर पर हमने पढ़ा कौन सा फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन के अंदर क्या होता है कि इनपुट चाहे आप कुछ भी डालो, अगर इनपुट x जो है वो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी आपकी, 1। अगर x की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। और x अगर आपका लेस देन जीरो है तो फंक्शन जो वैल्यू देगा वो वैल्यू क्या देगा, -1। तो आज के इस सेशन के अंदर हमने फंक्शन के कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन और उनसे रिलेटेड कुछ ग्राफ पढ़े। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे आप क्या करो, शेयर करो, और इस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। और अगर